2017 से 2022 तक इन 5 सालों में ईडीआर की रिपोर्ट में ये खुलासा किया है कि 7 नेशनल पार्टी जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं और 24 रीजनल पार्टियों ने मिलकर के 31 पार्टियों ने 9168 करोड़ रुपए की इलेक्टोरल बॉन्ड से कमाई की है। इलेक्टोरल बॉन्ड से इलेक्टोरल बॉन्ड में सबसे ज्यादा जिसके पार्टी के पास में गए हैं उनमें सबसे पहला नंबर है बीजेपी का। 5271 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड प्राप्त हुए। ये एक तरीका है पार्टी के फंडिंग के नाम पर, यानी कि पार्टियां पैसा कहां से कमाती हैं, ये केवल एक तरीका है इलेक्टोरल बॉन्ड। और कई सारे तरीके होते हैं किसी भी पार्टी के पैसे कमाने के लिए, जिनमें से कुछ निम्न इस प्रकार है। इनडायरेक्ट जो प्रत्यक्ष तरीके से दान देते हैं कॉरपोरेट, यानी कि बड़े बड़े जो कॉरपोरेट घराने हैं वो पार्टियों को फंडिंग देती हैं, उनको दान देते हैं। और कई सारी बैठक मोर्चों एमपी एमएलए की कई सारी इकाइयां होती हैं, उनसे पैसा आता है पार्टी की यूनिट्स के पास में। हम इन सभी 31 पार्टियों का टोटल पैसा देखें तो वो 16,475 करोड़ रुपए है, यानी इतना रुपया इन 5 सालों में इन पार्टियों को दे दिया गया। अगर आप अपने सराउंडिंग में देखेंगे, 4 लोगों को घर से बाहर निकल करके ये पूछेंगे कि आप अपनी फेवरेट पार्टी को कितना रुपया देना चाहेंगे, तो लोग यही कहेंगे गाली के सिवाय कुछ नहीं देना चाहेंगे। अब अपनी इस मेहनत की, खून पसीने की कमाई को कौन देना चाहेगा इन नेताओं को जो ऐसा काम करने लगते हैं। फिर भी इतनी मात्रा में इनके पास में पैसा कहां से आता है, इसमें इस चीज को, इस ट्रक को समझने की कोशिश करेंगे। दरअसल इलेक्टोरल बॉन्ड्स इसको 2017 में इंट्रोड्यूस किया गया था, पहली बार 2017 में लाया गया था। इसको लाने से पहले आरबीआई के गवर्नर और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने खुद और इलेक्शन कमीशन और कई सारे ऐसे रीजनल पार्टी कई सारी राजनीतिक पार्टियों ने, पॉलिटिकल पार्टियों ने इसके खिलाफ में अपना विरोध जताया था। उन्होंने कहा था कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स का कंसेप्ट बिल्कुल बेकार है, इसके अंदर देश के अंदर बड़े बड़े घोटाले हो सकते हैं। लेकिन फाइनेंस मिनिस्ट्री ने किसी की एक भी नहीं सुनी, वित्त मंत्रालय ने इसको इंट्रोड्यूस कर दिया और लागू कर दिया। दरअसल इलेक्टोरल बॉन्ड्स को सरकार क्यों लाना चाहती थी और क्यों अड़ंग हो गई, उसने किसी की भी एक भी नहीं मानी। यानी कि ये अनपढ़ नेता हमको ये सिखाने लगते हैं कि आरबीआई बैंक को भी इकोनॉमिक्स पढ़ाने लगते हैं, आप समझ सकते हैं। अब आरबीआई को ये इकोनॉमिक्स बताते हैं, अर्थशास्त्र बताते हैं कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड सही है। इसके पीछे कोई हम कॉन्ट्रैक्ट को समझेंगे। 1976 में एक एक्ट पारित किया जाता है एफसीआरए। इसके अंदर पार्टियों की जो फंडिंग की जाती थी उसमें अगर कोई भी कॉरपोरेट कंपनी, अगर कोई भी कंपनी किसी भी पार्टी को दान देती है यानी चंदा देती है, उस चंदे के रूप में उस कंपनी का ये रिकॉर्ड देखा जाता था कि उस कंपनी की ग्रोथ पिछले 3 सालों में लगभग 7.5% रही हो, यानी कि उसने 7.5% की वृद्धि से मुनाफा कमाया हो पिछले 3 साल के रिकॉर्ड में लगातार, जब वो किसी भी पार्टी को फंडिंग दे सकती है। लेकिन 2017 में तमाम कानूनों के अंदर संशोधन करके इसको खत्म कर दिया गया। एफसीआरए के एक्ट को खत्म करके उसमें 7.5% के जो क्राइटेरिया था उसको हटा दिया गया। अगर नई कंपनी आती है, नई कॉर्पोरेट कंपनी डायरेक्ट जाकर के किसी भी पार्टी को फंडिंग देती है, तो इसके पीछे कंसेप्ट ये पॉलिटिक्स का ये एक दाव काम करता है। इस हाथ से चंदा दो, उस हाथ से काम लो। अगर काम भी उन्हीं के कंपनी के फेवर में बनाए जाते हैं, उन्हीं के फेवर में रूल्स डिजाइन किए जाते हैं कि जो पार्टी को सबसे ज़्यादा चंदा देते हैं। 2017 से पहले क्या होने लग रहा था, अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, कोई भी राजनीतिक पार्टी को 20,000 रुपये से कम रुपए देता है तो उसके बिना डिटेल्स के वो पार्टी उसको एक्सेप्ट कर लेती है। उससे पहले काफ़ी मार्केट के अंदर ब्लैक मनी हुआ करता था, और जब भी आपके इलेक्शंस होते थे, चाहे वो स्टेट लेवल के इलेक्शन हो, चाहे नेशनल लेवल के इलेक्शन हो, एमपी के चुनाव हो, चाहे एमएलए के चुनाव हो, काफ़ी बड़ी मात्रा में कैश पकड़ा जाता था। तो उन नेताओं को काफ़ी दिक्कत होती थी कि इनका कैश पकड़ा जाता था बड़ी मात्रा में। इन्होंने इस चीज़ का एक आसान सा इजी भी निकाला, वो है इलेक्टोरल बॉन्ड्स। अब यानी कि उस 2017 से पहले किसी भी पार्टी के अंदर कोई भी व्यक्ति अगर 20,000 रुपये से ज़्यादा दान देता है, चंदा देता है, उसको फंडिंग देता है, तो उसकी सारी डिटेल्स आरटीआई के जवाब में हर एक पार्टी को बतानी पड़ती थी कि उस पार्टी ने इतना पैसा दिया है, इस पार्टी ने इतना पैसा दिया है। इससे क्या होता था कि कोई भी जर्नलिस्ट, पत्रकार हो, चाहे आम जनता हो, चाहे एनलाइटेंड सिटीजन हो, जागरूक नागरिक हो, वो ये पता लगा रहे थे कि ये कंपनी अचानक से इतनी तेज़ी से ग्रो क्यों कर रही है। रिसेंटली 4-5 साल में ये कंपनी
कहाँ खोई हुई थी और ये इतनी तेज़ी से ग्रोथ कर गई, तो उनके पास में ये रिकॉर्ड रहता था कि इसने इतना चंदा इस पार्टी को दिया है, इसकी वजह से ये कंपनी ग्रो कर गई। इसी को छपाने के लिए उस कंपनी की इमेज खराब होने लगती थी और इसके संबंध होते थे राजनीतिक पार्टियों के, वो भी खराब होने लगते थे। इसलिए इलेक्टोरल बॉन्ड्स को इंट्रोड्यूस किया गया। अब इलेक्टोरल बॉन्ड्स के अंदर क्या होता है, अगर कोई भी व्यक्ति जाएगा, अगर कोई भी आम नागरिक 2,000 रुपये से कम का चंदा किसी भी पार्टी को देने चाहता है तो वो कैश में दे सकता है। लेकिन अगर वो 2,000 से ज़्यादा अमाउंट में 2,000 से 1 करोड़ रुपए तक का किसी भी पार्टी को चंदा देना चाहता है तो वो सीधे SBI के ऑफिस जाएगा, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऑथराइज्ड ब्रांच के अंदर उसको एक चेक पे साइन करना पड़ेगा, एक लेटर भरना पड़ेगा, अंदर वो अपनी डिटेल डालेगा और उसके चेक से अगर वो 1 लाख रुपए किसी भी इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदना चाहता है तो उनको खरीद लेगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से। अब इन इलेक्टोरल बॉन्ड्स के अंदर उस व्यक्ति का नाम नहीं रहता है जिसने ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे हैं, उसकी एक प्राइवेसी रहती है। अब उस प्राइवेसी के तहत वो 15 दिन के अंदर अंदर किसी भी पार्टी में उन बॉन्ड्स को जमा कर सकता है। यानी कि पार्टियों का ये दावा है, जो रूलिंग गवर्नमेंट थे उसका ये दावा था कि इसके अंदर किसी को भी किसी की भी प्राइवेसी निजता है उसको हनन नहीं किया जाएगा। कोई भी पार्टियों को फंडिंग देता है, कोई भी पैसा देता है इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए, उस पार्टी को भी पता नहीं चलेगा कि ये पैसा कहाँ से आया है, इतना पता चलेगा कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड से आया है। लेकिन ये रिकॉर्ड SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास तो रहेगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक नेशनल लेवल की बैंक है। नेशनल लेवल की बैंकों को कौन एग्जीक्यूट करेगा, कौन चलाएगा? फाइनेंस मिनिस्टर। अब फाइनेंस मिनिस्टर जब चाहे उनसे ये जवाब तो ले सकता है, लेकिन ये किसके फेवर में, इलेक्टोरल बॉन्ड्स कितने बिके, ये सारा डेटा रहेगा SBI के जो हेड मैनेजर है उनके पास में। अब इस डेटा को जब चाहे जब गवर्नमेंट कलेक्ट कर सकती है, यानी कि जो गवर्नमेंट पावर में उस डेटा को कलेक्ट करके ये देख सकती है कि हमारे पास में किसने कितना चंदा दिया है। लेकिन जो अपोजिशन में विपक्ष में पार्टियां, उनको पता नहीं चलेगा। उनके बारे में भी गवर्नमेंट को पता चल जाएगा कि इन जो हमारे विपक्ष के खिलाफ लड़ रही हैं उन पार्टियों के अंदर किसने कितना पैसा डाला है, किस बिजनेसमैन ने कितना पैसा दिया है, तो उसके खिलाफ में ये एक्शन लेने लग जाएंगे उस बिजनेसमैन के खिलाफ में। लेकिन इनको फेवर किया है, इनकी पार्टी में जो फंडिंग चंदा दिया है उसका फेवर करने लग जाएंगे। इसलिए ये इसके अंदर ये ट्रांसपेरेंसी बनी हुई है इलेक्टोरल बॉन्ड्स के अंदर। इसके बावजूद, इतना विरोध होने के बावजूद भी इसको लागू कर दिया गया इलेक्टोरल बॉन्ड्स को 2017 के अंदर। अब सबसे ज़्यादा उगाई हुई थी 2018 में इलेक्टोरल बॉन्ड्स के अंदर, 2018 और 21 में। दरअसल 2021 में 11 राज्यों के अंदर इलेक्शंस हुए थे, इसी की वजह से सबसे ज़्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड्स बिके थे। 2018 में केंद्र सरकार के चुनाव हुए थे, इसी की वजह से सबसे ज़्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड्स बिके थे। अगर हम इन रिकॉर्ड्स की बात करें, इलेक्टोरल बॉन्ड्स के आने वाले पैसे में कांग्रेस भी किसी से कम नहीं है। कांग्रेस को 972 करोड़ रुपए मिले हैं, वहीं बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड से 5471 करोड़ रुपए मिले हैं। ये आंकड़ा 5271 करोड़ रुपए मिले हैं। अब ये आंकड़ा इतना बड़ा है, कितना छोटा है ये तो आप देख ही सकते हैं। वहीं जो तीसरी सबसे बड़ी नेशनल पार्टी है TMC, 767 करोड़ रुपए मिले हैं। अगर हम रीजनल पार्टी की बात करें तो बीजू जनता दल, जिसका 90% जो चंदा आता है पार्टी के नाम पर, उड़ीसा के अंदर गवर्नमेंट है, उसको सबसे ज़्यादा रीजनल पार्टी के रूप में इलेक्टोरल बॉन्ड्स के रूप में पैसे मिलते हैं। TRS, तेलंगाना राष्ट्र समिति को भी काफ़ी सारे पैसे मिलते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स के अंदर। उनका 90% पैसा, DMK का 90% पैसा इलेक्टोरल बॉन्ड से आता है। अब इतने बड़े पैसे को खर्च कैसे किया जाता है, उनको कैसे ये फेवर करते हैं? दरअसल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग अगर इस बात को हम समझें तो कोई भी एक चुनाव लड़ने के लिए, कोई विधायक MP बनने के लिए, जो सांसद बनने के लिए अपने चुनाव के अंदर केवल 70 लाख से ज़्यादा रुपए खर्च नहीं कर सकता। लेकिन आपको ये जानकर के तबज्जुब होगा कि 70 लाख में तो किसी को टिकट भी नहीं मिलती। अगर किसी भी पार्टी से कोई कैंडिडेट खड़ा होना चाहता है तो उसको 70 लाख रुपए में टिकट भी नहीं मिलती। हमारे संविधान के अंदर अगर कोई व्यक्ति के विचार अच्छे हैं, समाज के लिए अच्छे हैं, तो उसके लिए फंडिंग अलाउ की है, क्योंकि पैसे की ज़रूरत होती है अपने विचारों को जनता तक पहुंचाने के लिए। लेकिन ये पॉलिटिशियन है, इसका गलत मिसयूज करने लगते हैं अपने फेवर में। दरअसल जो इस मोदी गवर्नमेंट के अंदर 2014 से 2022 में पीयूष गोयल इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक रिप्लाई में बताया था कि 10 साल के अंदर गवर्नमेंट ने करीब 6491 करोड़ रुपए खर्च कर दिए हैं। जब पैसे खर्च किए गए हैं जो मीडिया में एडवर्टाइजमेंट के ऊपर खर्च किए गए हैं, जिसमें 3230 करोड़ रुपए प्रिंट मीडिया पे, वहीं 3130 करोड़ रुपए न्यूज मीडिया पे, यानी कि TV मीडिया पे। ये वो आंकड़े हैं, केवल हमको दिखाए जाते हैं। लेकिन अगर आप चिड़ियाघर के किसी भी
चिड़ियाघर की वेबसाइट को भी खोलोगे, किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल वेबसाइट को खोलोगे तो उसमें चिड़िया की फोटो देखने से पहले आपको सबसे पहले प्रधानमंत्री का चमकता हुआ चेहरा दिखाई दे जाएगा। वैसे तो प्रधानमंत्री यूँ कहते हैं कि ये चेहरा भरोसा टीवी और अखबार पर चमकते चेहरों से पैदा नहीं हुआ है, बल्कि देश की जनता ने उज्जवल भविष्य के लिए की जा रही काम से पैदा हुआ है। तो मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट ने भी 10 साल में करीब 3460 करोड़ रुपए एडवर्टाइजमेंट पे खर्च किए थे। दरअसल सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज के अंदर भारत के अंदर ये पता लगाया गया है कि 2018 में जो इलेक्शंस हुए थे उसमें सबसे ज़्यादा, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा खर्चा भारत देश के 27,000 करोड़ रुपए अकेले बीजेपी ने स्पेंड किए थे इलेक्शंस के लिए, जो 45% पूरे देश में खर्च हुए इलेक्शंस का 45% था। तक हम मीडिया इंडेक्स में सबसे पीछे हो, चाहे वो हंगर इंडेक्स हो, चाहे सारे तमाम एजुकेशन में सबसे कम खर्च करते हो, हेल्थ सेक्टर में सबसे कम खर्च करते हो, लेकिन इलेक्शंस के खर्चे में हम सबसे आगे रहते हैं। दरअसल अगर आप यूट्यूब पे केवल ये वर्ड सर्च करेंगे कि मोदी का मास्टर स्ट्रोक, तो सबसे पहले कोई भी युद्ध हो, चाहे यूक्रेन रसिया का युद्ध हो, तो जिम्मेदार मोदी। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था डगमगाई हो तो कौन है? मोदी। अगर पाकिस्तान से मैच जीत जाता है तो इसका जिम्मेदार कौन है? मोदी। अगर तुर्की के अंदर भूकंप आता है तो इसका जिम्मेदार कौन है? मोदी। दरअसल जब हमारे प्रधानमंत्री किसी भी चीज़ पे, किसी भी मंदिर में विजिट करती हैं तो 3-3 एडिटर्स उनके साथ में जाते हैं और उसको एक ब्रांड इवेंट बना दिया जाता है। अगर वो विदेश में भी जाते हैं तो उनके लिए लोगों को हायर किया जाता है और उनके हायर करके उनके लिए वहाँ पे एक तरह से माहौल बनाया जाता है, मीडिया भी जाती है साथ में, और उनसे लोगों को हायर किए गए हैं, पैसे दे करके लोग बुलाए गए हैं, उनसे सवाल पूछ करके नरेंद्र मोदी की वाहवाही कराई जाती है। 16 में विदेश मंत्री ने बताया था कि प्रधानमंत्री के एक विदेशी दौरे पर 6.5 करोड़ रुपए खर्च कर दिए जाते हैं। हमारे प्रधानमंत्री के इतने पैसे खर्च किए जाते हैं और हमको पता ही नहीं चलता। और ये चमकाते फोटो हो, चाहे वो राशन के पैकेट्स हों, उन पे उनके लिए एडवर्टाइजमेंट किए जाते हैं। तो ये सारा पैसा जो कॉरपोरेट जो राजघराने उनको फंडिंग देते हैं, तो उनके जो टैक्स लिया जाता था, आपको ये जानकर के हैरानी होगी कि पहले जो प्रीवियस गवर्नमेंट में कॉरपोरेट राजघरानों से टैक्स लिया जाता था वो 30% लिया जाता था। अब ये कॉरपोरेट टैक्स को घटा करके 30% से 22% में ला करके रख दिया है। 16% टोटल राजस्व कर का घाटा हुआ है। अब इस 16% की भरवाई हमारे पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ा करके गैस तेल डीजल और इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में GST का रेट बढ़ा करके आम आदमी को निचोड़ करके ये रुपए निकाले जाते हैं, क्योंकि बड़े बड़े उद्योगपतियों से कम टैक्स करके उनको पार्टी के फंडिंग के नाम पर ये पैसे देने होते हैं और पार्टी अपनी कैंपेन चलाती है और दोबारा से सत्ता में कुर्सी पर दोबारा से आने के लिए, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे और दूसरी रीजनल पार्टियां हो, सभी फंडिंग के ऊपर काम करती हैं। इससे जनता उनसे सवाल नहीं मानती, क्योंकि जनता पढ़ी लिखी नहीं है। जनता को इस तरह से गुमराह बना दिया जाता है। जनता भी 500 रुपये के नोट में और एक दारू की बोतल में अपना वोट बेच के आती है, और ये सबसे बड़ी मूर्खता होती है कि 500 रुपये में अपना वोट बेचना। इतनी बड़ी कीमती को हम 500 रुपये में बेच के आते हैं। इसी की वजह से हमको हॉस्पिटल्स के अंदर और एजुकेशन सेक्टर में धक्के खाने पड़ते हैं। हम दिन प्रतिदिन अपने दुखों के लिए खुद जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम उस जनता को इतना जागरूक नहीं कर पाते हैं। आप हर गांव के अंदर ऑब्वियस सी बात है, कुछ नागरिक ऐसे होते हैं वो जागरूक रहते हैं, उनको पता रहता है, उनको हर पार्टी की सच्चाई पता रहता है। हर पार्टी आदमी को चूसने के लिए लगी हुई है, चाहे वो रूलिंग गवर्नमेंट हो, चाहे अपोजिशन गवर्नमेंट हो, कोई भी देश के आम नागरिकों के लिए काम नहीं कर रही है। आप यार किसी भी पार्टी के गुलाम मत बनिए। आप एक पार्टी के बोल रहे हैं, आप सच्चाई बोलिए। आप खुल के क्रिटिसिज्म करना है, आप एक पार्टी का फेवर नहीं कर सकते। सारी पार्टियां सम्मिलित हैं, ऐसी कोई भी पार्टी नहीं है जो इस मौके पर चौका लगाना नहीं जानती। मौका पा करके सभी चौका लगाते हैं, आम जनता को बेवकूफ़ बनाते हैं। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में कमेंट सेक्शन में तो बता ही सकते हैं।